साथियों नमस्कार। इस भाग में हम बात करेंगे एंजाइम औसत लक्ष्य की तरह, यानी एंजाइम एज ए डायरेक्ट टारगेट। लगभग सभी जैविक क्रियाएं एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती हैं, इसलिए एंजाइम औषधि की क्रिया के लिए भी अति महत्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं। ये इनके जो दो कार्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला कार्य है क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट को रासायनिक क्रिया के लिए सादे रखना, यानी टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम का जो पहला कार्य है वो सबस्ट्रेट को रासायनिक क्रिया के लिए अपने पास जोड़े रखता है। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है यानी सक्रिय सतह है वो क्रियाधार के अणु को थामे रखती है। इसमें जो सक्रिय सतह है उसमें कई प्रकार के बंध बन जाते हैं, उससे सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ा रहता है, जैसे आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध या वैन डर वाल अन्योन क्रिया इनके द्वारा, या द्विध्रुव द्विध्रुव बल। ये बंधन बल काफ़ी प्रबल होते हैं और लंबे समय तक क्रियाधार को एंजाइम के साथ थामे रखते हैं। आगे हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा काम होता है क्रियात्मक समूह प्रदान करना, जो क्रियाधार के साथ अन्योन्य क्रिया कर सकता है। एंजाइम के दूसरे कार्य के अंतर्गत आता है वो उसको फंक्शनल ग्रुप देते हैं, और ये फंक्शनल ग्रुप क्रियाधार से जुड़ करके कोई क्रिया करते हैं, जैसे इम्यूनो अम्ल है या प्रोटीन है। इनके जो अवशिष्ट हैं एंजाइम की तरह, एंजाइम की जो सक्रिय सतह पर अवस्थित रहते हैं, इनके द्वारा ये काम किया जाता है। देखिए इनकी कैसी क्रिया होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एंजाइम की जो संरचना बनी है, इसमें एक एक्टिव साइट दिखाई दे रही है। जिस एक्टिव साइट पे ही क्रियाधार यानी जो सबस्ट्रेट है वो आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंजाइम और क्रियाधार की में एक विशेष संरचना समान रहती है। इसमें उतनी कैविटी रहती है जितना कि क्रियाधार की जैसी संरचना होती है वैसी इसकी कैविटी रहती है, और ये जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की इस कैविटी में यानी इस एक्टिव साइट पर फंस जाता है। देखिए इस तरह से ये क्रिया होती है। ये एंजाइम का जो कैविटी है इसमें ये क्रियाधार आके ये फंस जाता है, और इस फंसने में अलग अलग बॉन्ड काम करते हैं। यदि इस जो एंजाइम की साइट पे यानी OH समूह है, तो इसका OH समूह क्रियाधार के किसी नेगेटिव परमाणु से, या नाइट्रोजन हो या फ्लोरीन हो या जो भी हो, या ऑक्सीजन भी हो सकती है, इनसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। या फिर मान लो COH समूह है एंजाइम में, तो ये किसी भी पॉजिटिव मूलक से जुड़ सकता है, या वैन डर वाल बलों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, या फिर द्विध्रुव द्विध्रुव इंटरेक्शन द्वारा ये आपस में जुड़े रखते हैं। तो ये एंजाइम अपनी सतह पे सबस्ट्रेट को होल्ड किए रहता है, यानी जो क्रियाधार है उसको अपने में जोड़े रहता है। ये कैसे, अब हम यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि औषधियाँ किस तरह से अन्योन्य क्रिया करती हैं एंजाइम से। जो औषधि है एंजाइम के उपयुक्त गतिविधियों में से किसी में भी अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं। यानी यदि ये एंजाइम की जो सक्रिय सतह है उसको अवरोध कर सकती हैं। वो मान लो क्रियाधार के जैसी हैं और क्रियाधार की जगह पर एंजाइम जुड़ जाए तो क्रियाधार उसमें नहीं जुड़ पाता है। ऐसी औषधियों को हम एंजाइम संदमक या एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। तो जो एंजाइम इनहिबिटर हैं, जो प्राकृतिक क्रिया होती है एंजाइम की उसको रोक देते हैं, यानी उसमें अवरोध पैदा कर देते हैं। अब देखें अपन एंजाइम की जो प्रोटीन है वो कैसे एक्टिव साइट यानी सक्रिय सतह प्रदान करते हैं। एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो अल्फा एमिनो अम्लों से बने होते हैं। अब अल्फा एमिनो अम्लों में पेप्टाइड बंध रहते हैं। मनुष्य में लगभग 20 एमिनो अम्ल होते हैं, इनमें NH2 और COH समूह होते हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य क्रियात्मक समूह भी इनमें होते हैं, इनको हम संरचनाओं से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो L सेरीन दिया है, इसमें एक समूह OH है, एक CO समूह है, एक NH3 समूह है। ये दूसरी दी है L सेराइन दी है। इसमें देखिए इसमें भी इसमें इसकी जगह पे थायो एल्कोहल की जगह पे थायो एल्कोहल समूह है, और बाकी साइड कार्बोक्सिलिक समूह है, एमीन समूह है।
एस्पार्टिक एसिड, एल एस्पार्टिक एसिड में भी ये समूह दिखाई दे रहे हैं आपको। 2 उसमें COH समूह है, ये समूह है। ये एल फेनिल एलानिन है, इसमें आपको फेनिल समूह दिखा रहा है। यहाँ पे ऑक्जेलिक माने अम्ल समूह है, यहाँ पे ये एमीन समूह है। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग समूह आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। हिस्टिडीन में भी आपको ये समूह दिख रहे हैं, एल लाइसिन में ये समूह अलग अलग दिख रहे हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं एंजाइम में ये अलग अलग सक्रिय समूह रहते हैं। ये एमिनो अम्ल हैं, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और इन एमिनो अम्लों के जो समूह हैं, ये आपका एल्कोहल समूह है या थायो एल्कोहल समूह है या एमीन समूह है या कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है या बेंजीन वलय होते हैं या विषम चक्रीय वलय होते हैं, ये अंतराणविक क्रियाओं तथा रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। ये किस तरह से प्राकृतिक क्रियाधार की जगह पे औषधियाँ घुस जाती हैं और जो प्राकृतिक क्रियाधार है उस क्रिया को रोकते हैं, उसको आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में। औषधि यानी जो ड्रग होते हैं, औषध, ये एंजाइम की सक्रिय सतह पर 2 प्रकार से जुड़ करके अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। पहला है स्पर्धी संदमक यानी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, यानी ये टाइप ऑफ इनहिबिटर्स 2 होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्पर्धी या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये औषध एंजाइम की एक्टिव साइट यानी सक्रिय सतह पर संयोजन के लिए प्राकृतिक क्रियाधार से स्पर्धा करते हैं यानी कंपटीशन करते हैं, जिस तरह से आपको इस चित्र में देख सकते हैं। औषध और प्राकृतिक क्रियाधार की साइज, उनका जो शेप है एक जैसा रहता है। क्योंकि औषध ज़्यादा संख्या में है तो ये एंजाइम को भी एक्टिव साइट पे जाना है और औषध को भी एक्टिव साइट पे जाना है। ये दोनों चूँकि सेम है तो ये दोनों यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो जब औषध ज़्यादा संख्या में तो ये ज़्यादा जुड़ेगा, जिस जगह पे औषध पहले से जुड़ जाएगा तो वो सक्रिय सतह प्राकृतिक क्रियाधार के लिए बंद हो जाएगी, तो ये नहीं आ पाएगा। ये इस तरह का जो संदमक है ये स्पर्धी संदमक कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे औषध जुड़ गई, देखिए यहाँ पे जो औषध है वो यहाँ पे जुड़ गई है, यानी जो ड्रग है इसमें जुड़ गया है, तो इसके लिए प्राकृतिक क्रियाधार के लिए जगह नहीं बची है, इस तरह से इसको अवरुद्ध कर देती है। ये दूसरी टाइप है। कुछ औषधि एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजन नहीं करती, यानी वहाँ पे नहीं जुड़ती। ये एंजाइम की दूसरी सतह यानी भिन्न सतह पर जुड़ते हैं, जिसको एलोस्टेरिक सतह कहती है। ये जो एंजाइम है, एंजाइम जहाँ जुड़ता है वहाँ ना जुड़ करके कहाँ जुड़ती है, औषधि दूसरी तरफ जुड़ती है, और ये एंजाइम की सक्रिय सतह की जगह अन्य सतह पर जुड़ करके सक्रिय सतह की आकृति को परिवर्तित कर देती है, जिससे जो प्राकृतिक क्रियाधार है वो उसको पहचान नहीं पाता है, वहाँ पे वो जुड़ नहीं पाता। यहाँ पे देखिए इस तरह होता है। जो यहाँ आप देखिए एंजाइम की एक्टिव साइट आपको दिख रही है और ये एलोस्टेरिक सतह है। जो ही आपकी जो औषधि है, ये हमारा ड्रग है, ये संदमक का काम करती है। ये ड्रग यहाँ पहुँची, यहाँ पे जुड़ेगी। यहाँ पे जुड़ने से क्या होगा, इसका जो एक्टिव साइट का जो शेप है ये चेंज हो जाएगा। ये देखिए इस तरह चेंज हो गया जी, यहाँ पे जुड़ी, ये इधर ड्रग जुड़ी है और ये शेप इसका ऐसे चेंज हो गया। अब यहाँ पे आपका जो प्राकृतिक क्रियाधार इस साइज का है, इस तरह का है, ये इसमें फिट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ नहीं जुड़ेगा जी। इस तरह से ये अस्पर्धी संदमक कहलाता है। ये यानी स्पर्धा नहीं करता है, लेकिन एलोस्टेरिक सतह पे जुड़ करके ये उसकी सक्रिय सतह की आकृति को बदल देता है, जहाँ पे प्राकृतिक क्रियाधार नहीं जुड़ पाता, यानी इसको ये एंजाइम को स्थायी रूप से अवरुद्ध कर देते हैं। यानी एंजाइम और संदमक के बीच में जो आबंध है बहुत मजबूत होता है, इसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, तो ये एंजाइम को स्थायी रूप से बंद कर देते हैं, यानी वो क्रियाधार के लिए उपलब्ध नहीं रहता। अब दूसरा देखें, दूसरी क्रियाविधि, ग्राही औषध लक्ष्य की तरह, यानी रिसेप्टर एज ए ड्रग टारगेट। ग्राही शरीर की संचार व्यवस्था के निर्णायक प्रोटीन होते हैं। ये अधिकतर कहाँ रहते हैं, कोशिका कला में रहते हैं, यानी कोशिका की झिल्ली में रहते हैं।
जो ग्राही हैं वो ग्राही प्रोटीन है वो कोशिका कला में इस प्रकार होते हैं कि इनका एक छोटा सा सक्रिय सतह वाला भाग कोशिका कला के बाहरी क्षेत्र में खुलता है और दूसरा अंदर खुलता है। यहाँ पर देखें जी, आपको इस तरह का दिखाया कोशिका कला का एक बड़ा रूप यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये आपकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। इसमें ये ग्राही रिसेप्टर्स हैं, इसके दो हिस्से हैं, एक अंदर खुलता है और ये बाहर की ओर खुलता है। यहाँ पे ग्राही बंधनी साइड है, ये बंद एक्टिव साइड है, यहाँ पे कोई चीज़ जुड़ती है। जैसे ही यहाँ पे कोई चीज़ आके जुड़ती है तो ये नीचे इसका शेप चेंज होता है और कोशिका में संदेश का संचार होता है। शरीर में जो दो तंत्र कोशिकाओं में और जो पेशी के मध्य संदेश का संचार होता है उसमें रसायन प्रमुख संदेश वाहक होते हैं। ये ग्राही प्रोटॉन की जो एक्टिव साइट है यानी यहाँ जुड़ते हैं जी, यहाँ ये एक्टिव साइट पे जुड़ते हैं और यहाँ पे जुड़ करके इसका प्रभाव यहाँ पे नीचे की साइड में दिखाई देता है। ग्राही प्रोटीन बंधनी सतह पर संग्रहित होते हैं और संदेश वाहक को समायोजित करने के लिए इसके आकार में जो बदलाव आता है, इस बदलाव से संदेश कोशिका में पहुंच जाता है। यानी ये कोशिका में प्रवेश किए बिना ही संदेश कोशिका में पहुंचा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका रासायनिक संदेश वाहक यहाँ आया, बंधनी सतह पर जुड़ा, बंधनी सतह पर जुड़ा तो यहाँ पे देखिए नीचे इसकी आकृति बदल गई। यहाँ पे देखिए ये जुड़ गया, यहाँ पे इसके जुड़ने से ये आकृति जो ऐसी थी ना, ये यहाँ पे आकृति बढ़ गई। यहाँ पे जो पल्सेस उत्पन्न होंगे ये आपका संदेश हो गया। ये संदेश कोशिका के आंतरिक भाग तक पहुँच जाता है और ये फिर से जैसे ही बाहर निकल जाता है तो फिर ये ज्यों का त्यों सेफ हो जाता है। फिर देखिए आपका ये फिर से ये बाहर निकला तो ये आपका सेफ फिर ज्यों का त्यों हो गया। शरीर में इस तरह के अनेक प्रकार के ग्राही होते हैं। ये अलग अलग रासायनिक संदेश वाहकों से अन्योन क्रिया करते हैं। ये जो ग्राही हैं रासायनिक संवाहकों में से एक के मुकाबले दूसरे के प्रति सेलेक्टिव होते हैं, यानी सभी सतहों पर सभी प्रकार के संदेश वाहक नहीं जुड़ते क्योंकि इसकी बंधनी सतह की आकार, संरचना और एमिनो एसिड का संगठन अलग अलग होता है, इसलिए ये अलग अलग लक्ष्यों पर जुड़ते हैं। जो औसत ग्राही की सतह पर बंधित होकर के उनके प्राकृतिक कार्य में अवरोध उत्पन्न करते हैं वो विरोधी कहलाते हैं। ये संदेश को अवरुद्ध करने में लाभकारी होते हैं। और दूसरे प्रकार के औसत वे हैं जो प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करते हैं। दूसरे प्रकार के करते हैं प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय करते हैं, इन्हें एगोनिस्ट कहते हैं। यानी जो रोकते हैं, अवरोध उत्पन्न करते वो विरोधी कहलाते हैं और जो उसको सक्रिय करते हैं वो एगोनिस्ट कहलाते हैं। ये प्राकृतिक रसायन संदेश वाहक की कमी होने पर लाभदायक होते हैं। यानी जब आपको एक्टिव करना है और अधिक वो क्रिया बढ़ाना है तो एगोनिस्ट देते हैं, जब रोकना है तो विरोधी देते हैं। जो रासायनिक संदेश वाहक यानी केमिकल मैसेंजर हैं वो कोशिका में संदेश का स्थानांतरण आपके दो प्रकार से करते हैं। पहला तो है हार्मोन्स और दूसरे हैं तंत्र की संदेश वाहक। ये दो प्रकार के हो गए, पहले हार्मोन्स से दूसरे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। हार्मोन्स शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के नियमन के लिए आवश्यक जैव अणु होते हैं, यानी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको ये रेगुलाइज करते हैं, ये संपूर्ण शरीर में सूचनाओं का स्थानांतरण करते हैं। हार्मोन्स की अति सूक्ष्म मात्रा प्रयुक्त होती है। ये नलिकाविहीन है, डक्टलेस, जिसमें कोई नलिका नहीं होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इनके द्वारा इनका श्रवण होता है। आप लोग पढ़े होंगे, थायराइड है, पैराथायराइड है, पिट्यूटरी है, ये ग्रंथियाँ इनसे हार्मोन्स निकलते रहते हैं। हार्मोन्स बहुत छोटी सी मात्रा प्रयुक्त होती है। ये अपनी क्रियाओं में अति विशिष्ट होते हैं, यानी अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, उनका विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। दूसरे प्रकार के जो संदेश वाहक हैं वो तंत्र की संदेश वाहक कहलाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये सिंपल यानी सरल अणु होते हैं, जैसे एसिटिल कोलिन, प्रोपामीन, सेरोटोनिन। ये तंत्रिका कोशिकाएं अपने संदेशों के स्थानांतरण रासायनिक तंत्र के संदेश वाहकों द्वारा ही करती हैं।
इसके लिए तंत्रिका कोशिकाएं अपनी साइनेप्टिक घुंडियों द्वारा तंत्र की संदेश वाहकों को मुक्त करती हैं और ये संदेश वाहक थोड़े समय के लिए लक्ष्यग्राही के सक्रिय स्थल को बांधती हैं और अपने संदेश को स्थानांतरित करके शीघ्रता से हट जाती हैं, जिससे संदेश को स्थानांतरित करके फिर से वो एक्टिव साइट ज्यों की त्यों अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। ये देखिए उदाहरण दिए हैं इसमें, एसिटिलकोलिन, प्रोपामीन, सेरोटोनिन, ये आपको यहाँ दिए गए हैं। ये RH नॉन एड्रेनलिन, इसमें नॉन एड्रेनलिन में R की जगह पे क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है। इसमें R की जगह पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो नाम बदल जाता है एड्रेनलिन। दोनों में संरचना एक सी है। आप R की जगह पे H जोड़ देंगे तो ये आपका नॉन एड्रेनलिन हो जाएगा, और R की जगह पे आप यहाँ पे मेथिल समूह जोड़ देंगे तो ये एड्रेनलिन हो जाएगा। ये आपकी हार्मोन से। आइए अब हम बात करें भोजन में रसायन की, यानी केमिकल्स इन फूड। हमारे भोजन में भी रासायनिक पदार्थ प्रयुक्त होते हैं जो भोजन की अच्छा दिखाते हैं, गुणवत्ता बनाते हैं, पोषक मान को भी बढ़ाते हैं। कुछ पदार्थों को प्रिजर्व करने के लिए प्रयुक्त होती है। इन्हें हम भोजन भोज्य यानी फूड एडिटिव्स कहते हैं। भोजन योज्य फूड एडिटिव्स कहते हैं। इनको हम उनके कार्य के आधार पर कुछ वर्गों में बांट सकते हैं। ये जैसे खाद्य परिरक्षक यानी फूड प्रिजर्वेटिव्स, कृत्रिम मधुरक यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर, प्रति ऑक्सीडेंट्स यानी एंटीऑक्सीडेंट्स, या भोजन में कलर प्रदान करने वाली। ऐसे अलग अलग काम के आधार पर इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब ये पहली बात करें हम खाद्य परिरक्षकों की, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक समय तक प्रकृति में हर समय भोजन उपलब्ध नहीं होता है। फल अपने अलग समय पे आते हैं, अनाज अलग समय पे आता है, तो इनको नष्ट होने से बचाने के लिए कुछ पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें खाद्य परिरक्षक कहते हैं। क्योंकि भोजन को नष्ट करने में जीवाणु, कवक आदि उत्तरदायी होते हैं, तो इनको रोकने के लिए कुछ पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, वो खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फाइड Na2H2O5, इसका प्रयोग जैम, सॉस, जेली, अचार आदि के परीक्षण में किया जाता है। इसकी जो क्रिया है वो सल्फर डाइऑक्साइड निकलने के कारण होती है, जो कि जल में घुल करके सल्फ्यूरस अम्ल बना देती है, और ये सल्फ्यूरस अम्ल है वो ईस्ट, मोल्ड इत्यादि के जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। इसका प्रयोग ताज़ा फल एवं सब्जियों के परीक्षण में किया जाता है, उसमें अकेले सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं अपन सीधे। दूसरा सोडियम बेंजोएट है, ये महत्वपूर्ण परिरक्षक है, ये सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। इसका जो प्रयोग होता है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है, अचार में होता है। ये हिप्यूरिक अम्ल में परिवर्तित होकर के अब उपापचय इसका हो जाता है, यानी ये मेटाबॉलिज्म हो जाता है, वो पेशाब की मदद से निकल जाता है, इससे शरीर में नुकसान नहीं पहुंचाता। ये जो सोडियम बेंजोएट है, हाँ, वो अत्यधिक मात्रा में प्रयुक्त होने वाला खाद्य परिरक्षक है, आसानी से बाजार में मिल भी जाता है। तीसरा है सार्विक अम्ल और इसके लवण। सोडियम तथा पोटेशियम सॉर्बेट का अत्यधिक प्रयोग होता है। ये ईस्ट तथा फफूंदी को रोकने में प्रयुक्त होता है। ये जो चीज़ है, पका पकाया खाना है, अचार है, या मांस मछली उत्पादों को परीक्षित करने में प्रयुक्त होता है। एपॉक्साइड भी एक खाद्य परिरक्षक है। ये जो नमी युक्त खाद्य पदार्थ हैं उनके लिए बहुत बढ़िया परिरक्षक है। शुष्क फल और मसालों के परीक्षण में भी काम आता है। दूसरा प्रकार है एंटीऑक्सीडेंट। ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो वसा तथा वसायुक्त पदार्थों में मिलाकर उनके ऑक्सीकरण को रोकते हैं तथा इनकी जीवन अवधि को बढ़ा देते हैं। ये महत्वपूर्ण खाद्य योजक यानी फूड एडिटिव्स होते हैं। वास्तव में ये बलिदानी पदार्थों के रूप में काम करते हैं, यानी जो भोज्य पदार्थ है उसकी अपेक्षा ये जल्दी ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी ऑक्सीजन के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं, तो ये स्वयं ऑक्सीकृत होकर के खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की दर को कम कर देते हैं। ये जो एंटी एजिंग भी कहलाते हैं, क्योंकि ये उसकी काल प्रभावन प्रक्रिया यानी एजिंग प्रक्रिया को कम करती है।
सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले एंटीऑक्सीडेंट हैं जी, यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं। ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सीटोलुइन BHT, ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसोल यानी BHA के नाम से प्राप्त मिलते हैं। इनके केमिकल फार्मूला ये हैं। BHT का फार्मूला आपको देख रहे हैं यहाँ पे। ये BHT है, ये BHA है। इसमें देखिए आपको जो हम C6H6 समूह है, इसमें आपके अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसमें फिनॉल समूह के 3 हाइड्रोजन को व्युत्पन्न है, BHT हो जाएगा। और ये फेनल समूह के 2 तो आपके ट्राइमेथिल समूह से जुड़े हैं, और चौथा हाइड्रोजन CH3 से जुड़ा हुआ है। इसमें इनके जो प्रयोग हैं वो BHA देखिए मक्खन के लिए बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। मक्खन के भंडारण की अवधि महीनों से वर्षों तक वृद्धि कर देता है, बहुत दिन तक ये रखा रह सकता है। कभी कभी BHT या BHA सिट्रिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल के साथ प्रयोग किए जाते हैं, ये और अधिक सक्रिय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट पदार्थों में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइसल्फाइड का प्रयोग सामान्यतः शराब, बियर या मीठे पदार्थों या सब्जी तथा कटे छिले या शुष्क फलों के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ प्राकृतिक उत्पाद भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं, जैसे एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C, नींबू का सत्व होता है, टोकोफेरॉल यानी विटामिन E। ये प्रकृति में उत्पन्न होने वाले पदार्थ भी परीक्षकों के रूप में काम आते हैं। कभी भोजन को आकर्षक बनाने के लिए उसमें रंग जोड़े जाते हैं, रंग मिलाए जाते हैं। इनमें कोई पोषक मान नहीं होता है, तो ये सामान्यतः मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। फिर भी कुछ रंगों का आकर्षक बनाने के लिए कुछ रंगों का प्रयोग करते हैं, जैसे कैरामल है, कैरोटीन है, सेफ्रॉन है। इनका प्रयोग रंगों में किया जाता है। अब बात करते हैं कृत्रिम मधुरक की। ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी कैलोरी मान 0 होता है, यानी उनमें कोई पोषक मान नहीं होता है, फिर भी खाने में मीठे लगते हैं। ये डायबिटीज यानी मधुमेह के मरीजों के लिए प्रयुक्त होते हैं। जो सामान्य मीठे वाले पदार्थ होते हैं, शक्कर है, ग्लूकोज है या और फल इत्यादि हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें जो शुगर होते हैं, कैलोरी मान काफ़ी अधिक होता है, और जो डायबिटीज वाले लोग हैं वो उनको खा नहीं पाते हैं क्योंकि उससे शुगर बढ़ती है। तो उनके लिए कृत्रिम मिष्ठाकारक पदार्थ यानी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग या कृत्रिम मधुरक का प्रयोग करते हैं। ये ब्लड में शुगर के स्तर को नहीं बढ़ाते हैं। और सबसे प्राचीन कृत्रिम मधुरक है सैकरीन, सल्फोबेंजामाइड सर्वाधिक प्रयुक्त आती है जी। सबसे पहले शुरू हुआ था, जल में अम्लीय होता है, इसलिए जल में विलयशील पोटेशियम या सोडियम लवण के रूप में बेचा जाता है। इसकी फॉर्मूला यहाँ दिया है सैकरीन का, सोडियम लवण है या ये सैकरीन है। यहाँ पे पोटेशियम लगा देंगे तो पोटेशियम लवण हो जाएगा। ये चीनी से लगभग 550 गुना मीठा होता है। इसमें कोई कैलोरी मान नहीं होता है और पेशाब के रूप में ही निकल जाता है। दूसरा एलिटैम, ये शक्कर से 2000 गुना मीठा होता है। इसे भोजन में मिलाते हैं, लेकिन ये बहुत अधिक मीठा है तो मिठास को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। इसकी संरचना आपको दी गई है एलिटैम की। एस्पार्टेम, ये डाइपेप्टाइड या मेथिल एस्टर होता है। इसकी संरचना आपको यहाँ दिखाई जा रही है। ये शक्कर से 180 गुना मीठा होता है। ये सबसे अधिक प्रयुक्त होता है। यह पकाने के ताप पर विघटित हो जाता है, इसलिए ठंडे भोजन में इसका प्रयोग किया जाता है। सुक्रालेज, ये चीनी से 600 गुना मीठा है। इसका स्वाद प्राकृतिक शक्कर जैसे ही होता है और भोजन बनाने के ताप पर स्थायी रहता है, इसलिए इसको पकाने के लिए भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, सुक्रालेज को। अब हम बात करें साबुन और डिटर्जेंट की। जो साबुन होते हैं आपको पता ही है, वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। वसा अम्लों में लंबी लंबी कार्बन की चैन होती है। इनमें मुख्य हैं स्टीयरिक अम्ल, ओलिक अम्ल और पामेटिक अम्ल।
यदि इनका हम सोडियम लवण लेते हैं तो ये कठोर साबुन बनते हैं जो धुलाई के काम आते हैं, और यदि हम इसमें पोटेशियम लवण लेते हैं इनका तो ये मृदु साबुन बन जाते हैं, ये नहाने के काम आते हैं। कुछ पारदर्शी साबुन भी होते हैं, इनको हम बनाने के लिए साबुन को एथेनॉल में घोल लेते हैं और फिर इनको ब्लैक के अधिक से विस्थापित कर देते हैं तो हमें पारदर्शी साबुन बन जाते हैं। कुछ जैसे दाढ़ी बनाने वाले साबुन हैं, इनमें हम ग्लिसरॉल मिला देते हैं तो ये जल्दी सूखते नहीं हैं। इनमें रेजिन गोंद भी डाल दी जाती है, सोडियम रेजिनेट बनता है जो अच्छी तरह से झाग बनाता है। धुलाई के साबुनों में भी सोडियम रेजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स जैसे कुछ पूरक भी डाले जाते हैं जिससे उसका आयतन बढ़ जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो सोडियम परमैंगनेट है उसकी संरचना दी है, सोडियम स्टीयरेट की संरचना दी है, सोडियम ओलिएट की संरचना दी है। इनकी संरचना इस तरह भी होती है। देखिए, साबुन बनाने के लिए हम जो बसा है यानी जो तेल है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की घोल के साथ उबालते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालते हैं तो उसका सोडियम लवण प्राप्त होता है, कठोर साबुन बन जाता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालते हैं तो उसका पोटेशियम लवण प्राप्त होता है यानी मृदु साबुन बन जाता है, और इस क्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त साबुन कोलाइडी अवस्था में होता है। जैसे नमक मिलाते हैं तो विलयन से साबुन अवक्षेपित हो जाता है, और साबुन के पृथक्करण के पश्चात जो विलयन बचता है उसमें ग्लिसरॉल रहता है। इसको हम प्रभावी असवन द्वारा पृथक कर लेते हैं और यह हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका जो ग्लिसरॉल ट्राइएसिटेट है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराने पे सोडियम स्टीयरेट प्राप्त हुआ। ये साबुन की तरह काम करता है, ग्लिसरॉल हमें और विलयन में मिल जाता है। ये जो साबुन है ये केवल मृदु जल यानी मीठे जल में ही काम करते हैं, कठोर जल में ये काम नहीं करते हैं, क्योंकि कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं ये सफ़ेद अवक्षेप बना करके साबुन में जो आप थक्का से जम जाता है उसको मलफेन कहते हैं, वो बनाते हैं, और इस तरह से साबुन अधिक बर्बाद होता है, स्वच्छीकरण क्रिया अच्छी नहीं होती है। ऐसे में जो रेशे हैं, कपड़ों के रेशों में पदार्थ चिपक जाते हैं और उसकी धुलाई अच्छी नहीं होती है और उसमें दाग धब्बे उभर आते हैं। इसके लिए वर्तमान में कुछ अलग पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, उनको डिटर्जेंट बोलते हैं। ये आप आगे पढ़ेंगे इसको, वो सोडियम लॉरेल सल्फेट वगैरह होते हैं। अब अपने यहाँ बात करें सोडियम की जो क्लीजनिंग की क्रिया होती है वो कैसे होती है। साबुन गंदे कपड़ों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। धूल है या तेल है, गैसीय पदार्थ हैं, उसको जमा हो जाने के कारण जो वस्त्र होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। अकेले जल से धोते हैं तो तेल वगैरह नहीं निकलता है। इसके लिए क्या करते हैं, जो साबुन में जो समूह होते हैं, सोडियम समूह जैसे अलग हो जाएगा, RCO समूह अलग हो जाएगा। तो जब गंदा कपड़ा साबुन की घोल में डाला जाता है तो जो RCO यानी उदाहरण के तौर पर अगर सोडियम स्टीयरेट ले रहे हैं तो स्टीयरेट जो आयन है उसका जो हाइड्रोकार्बन भाग है वो अध्रुवीय होता है, तो ये उसकी पूंछ की तरह काम करता है, और जो आगे का भाग होता है वो उसकी हेड की तरह काम करता है। तो जो पुछल्ला भाग है यानी जो आपका अध्रुवीय भाग है वो तेल में घुल जाता है, और जो हेड है यानी जो इसका पोलर पार्ट है यानी ये COA समूह है, ये जल के अणु से जुड़ जाता है क्योंकि जल ध्रुवीय है। तो अब एक तरफ ये जल के अणु से जुड़ गया, दूसरी तरफ ये तेल के अणु से जुड़ गया। इस तरह से ये जल के अणु के साथ मैल घुल जाता है और कोलाइड कण बन करके ये मिसाइल के रूप में अलग हो जाता है। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है ये पूंछ हो गई, और ये पोलर भाग यानी जो ध्रुवीय भाग है CO समूह ये उसका हेड हो गया, और ये देखिए इस तरह जुड़ गई, तेल की बूंद है बीच में। तो ये जो तेल है यहाँ पे जो तेल की बूंद आपको बीच में दिख रही है ये आपकी तेल की बूंद हो गई।
तो इस यहाँ पे जो तेल की बूंद है, यहाँ पे आपका जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है ये पूंछ जुड़ गई, यहाँ पे आपका जो ये जल है यहाँ पे ये जल से जुड़ गया, और इस तरह से ये इसकी चारों ओर साबुन इकट्ठा हो जाता है, ये मिसेल बन जाती है। और जैसे ही हम इसको पानी में हिलाते हैं तो ये पानी के साथ कपड़े से अलग हो जाती है, क्योंकि मिसेल के प्रत्येक कण चारों ओर से ऋणावेश युक्त से इससे घिरे रहते हैं, जल में जुड़ी रहती है। तो ये कपड़े के जो रेशे हैं उनसे गंदगी को यानी तेल की बूंद को अलग कर देते हैं। और जैसे अपन इसको पानी के साथ हिलाते हैं, तो फटकारते हैं, तो वो अलग हो जाता है कपड़े से। इस तरह से ये तेल की बूंद कपड़े से पृथक हो जाती है। हाँ, अब देखिए, अब बात करते हैं डिटर्जेंट की, यानी जो सिंथेटिक डिटर्जेंट हैं उनकी बात करते हैं। संश्लेषित अपमार्जक या डिटर्जेंट, ये जो अपमार्जक शब्द है वो डिटर्जेंट शब्द है और लैटिन डिटर्जेन का से बना हुआ है। लैटिन शब्द है डिटर्जेन, इसका अर्थ होता है धोकर साफ करना। इसका प्रयोग शोधक के रूप में किया जाता है। अपमार्जक एक बड़ा विस्तृत शब्द है, इसमें साबुन भी सम्मिलित हैं। तो आजकल जो डिटर्जेंट का प्रयोग मुख्यतः जो संश्लेषित अपमार्जक हैं उनके रूप में ही होता है। इनको सिंडेंट्स भी कहा जाता है, यानी सिंथेटिक डिटर्जेंट। ये व्यापक रूप से प्रयुक्त होने लगे हैं। ये खारे पानी में भी काम करते हैं। ये मुख्य रूप से लंबी श्रृंखला वाले एल्काइल प्रतिस्थापित बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होते हैं। ये लंबी श्रृंखला वाले एलिफेटिक एल्कोहल में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निर्मित एस्टरों के सोडियम लवण होते हैं। ये आपको एक दिखाई दे रहा है सोडियम, एक डिटर्जेंट है। ये एल्काइल प्रतिस्थापित बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण है। ये साबुन के प्रयोग के विपरीत ये कठोर जल में अच्छी तरह से काम करते हैं। ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों को शोधित कर देते हैं। अलग कर देने का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी सामान्यतः जो साबुन है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके अम्लीय लवण बनाते हैं और उसमें साबुन की थक्की दही जैसी जम जाते हैं, जबकि ये क्रिया डिटर्जेंट के साथ नहीं होती है या बक्षेपित नहीं होते हैं। इसलिए ये खारे पानी में भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। अब हम इनको दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो है ऋणायनिक डिटर्जेंट। ये ऋणायनिक भाग होता है, उनमें एक ऋणायनिक भाग होता है, इसलिए ऋणायनिक डिटर्जेंट कहलाते हैं। उदाहरण है सोडियम एल्किल सल्फेट। इसकी लंबी श्रृंखला में एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा आवेशन करके बनाते हैं। यानी जो इसका निर्माण है वो एल्कोहल की पहले हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा उसको उदासीन करते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है सोडियम लॉरेल सल्फेट। सोडियम लॉरेल सल्फेट की संरचना आपको यहाँ दी गई है, किस तरह से बनता है। ये देखिए, नॉर्मल स्टेरॉयल एल्कोहल है, इसको पहले सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर ये आपको नॉर्मल स्टीरिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से उदासीन करते हैं तो ये सोडियम लॉरेल सल्फेट प्राप्त होता है। ये जो सोडियम लॉरेल सल्फेट है 100% बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये जीवों द्वारा इसको ख़त्म किया जा सकता है। जैव निम्नीकरण पदार्थ है ये, इसलिए ये हल्के अम्लीय माध्यम में प्रयोग किया जाता है। ये प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट ये दूसरा पदार्थ है। ये बेंजीन तथा लंबी श्रृंखला वाले
एल्कल समूह होते हैं ये, उससे बनता है। इसकी क्रिया आपको यहाँ दिखाई दे रही है। डाई रोडेसिल बेंजीन को पहले सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा उपचारित करते हैं और फिर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडा द्वारा इसको उदासीन करते हैं, तो सोडियम डोडेल बेंजीन सल्फोनेट बन जाता है। ठीक है, इसका जो निर्माण है आप यहाँ देख सकते हैं। एक लंबी श्रृंखला है जी। एल्किल हैलाइड एल्कोहल के फ्रीडर क्राफ्ट एल्किलीकरण से प्राप्त होता है ये। इसमें सल्फोनीकरण तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से उदासीनीकरण करते हैं। इससे ये हमें सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होता है। इसकी आपको जो रासायनिक क्रिया है वो यहाँ पे ये दी गई है। ये भी अधिक मात्रा में प्रयुक्त होने वाला अपमार्जक है। ये विजनायनिक अपमार्जक के उदाहरण हुए दो। इस तरह से धनायनिक अपमार्जक के उदाहरण देखें आप। धनायनिक जो अपमार्जक हैं ये एमिनो से एसीटेट बनाते हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, एरेनाइन के साथ बने होते हैं। इसमें जो धनायन भाग हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। इसमें नाइट्रोजन अणु पे एक धनावेश होता है, इसलिए इन्हें हम धनायनिक अपमार्जक कहते हैं। उदाहरण है इसका सेटल ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, एक प्रचलित धनायनिक अपमार्जक है जो हेयर कंडीशनर के में मिलाया जाता है। इसमें जीवाणुनाशक गुण होते हैं, लेकिन ये महंगे होते हैं। यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला दिया है, सेटल ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। तीसरे प्रकार है अनायनिक अपमार्जक, नहीं नॉन आयनिक डिटर्जेंट है। अनायनिक अपमार्जकों की संरचना में कोई आयन नहीं होता है। ऐसा अपमार्जक स्टीयरिक अम्ल तथा पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल की अपक्रिया से बनता है। ये उदाहरण इसका दिया है। स्टीयरिक अम्ल है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल है, इसकी क्रिया होने पर ही अनायनिक अपमार्जक पॉलीएथाइलिन ग्लाइकोल एस्टीरेट प्राप्त होता है। ये बर्तन धोने के उपयोग में आने वाले जो लिक्विड डिटर्जेंट हैं उसकी तरह प्रयोग होता है। इनकी भी शोधन क्रिया वही होती है जो साबुनों की होती है। ये भी तेल या वसाकों में सेल बना करके अलग करते हैं। अपमार्जकों की जो निर्वलन क्रिया है यानी जो क्लीनिंग एक्शन है वो यहाँ पे आपको आगे दिखाई जा रही है। इनमें भी दो समूह होते हैं। ये एक सिरा प्रावस्था से जुड़ता है, दूसरा जल प्रावस्था से जुड़ जाता है और मिसेल बना लेता है। यहाँ पर देखिए सल्फोनेट समूह के चारों ओर उपस्थित जल संयोजित रहता है और दूसरा समूह ग्रीस की सतह से जुड़ जाता है और दोनों के बीच जो उपस्थित तनाव घट जाता है, जिसके कारण फटकारने पे रगड़ने पे धूल के कण बाहर निकल जाते हैं। देखिए यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं। ये नॉन पोलर ग्रुप है और ये पोलर ग्रुप है। नॉन पोलर ग्रुप आपकी ग्रीस की सतह से जुड़े हैं और पोलर ग्रुप आपकी जल की सतह से जुड़े हैं और इस तरह से ये मिसाइल बना के अलग कर लेता है। साबुन की तुलना में जो संश्लेषित अपमार्जक हैं उनकी निर्वहन क्रिया श्रेष्ठ होती है, इसलिए साबुन की तुलना में डिटर्जेंट अच्छे काम करते हैं। अम्लीय माध्यम में साबुन मुक्त अम्लों में जल घटित हो जाते हैं, लेकिन संश्लेषित अपमार्जकों का प्रयोग अम्लीय माध्यम में किया जा सकता है। साबुन का प्रयोग कठोर जल में नहीं होता है, जबकि कठोर जल में अपमार्जक आसानी से प्रयोग किए जा सकते हैं। संश्लेषित अपमार्जक आसानी से जल में विलय होते हैं, इसलिए ये साबुन से एक झाग देते हैं। अपमार्जक की निर्वहन क्रिया साबुन से श्रेष्ठ होती है, लेकिन इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। संश्लेषित अपमार्जकों में प्रदूषण भी फैलता है। जैसे संश्लेषित अपमार्जक के उपयोग से मुख्य समस्या उत्पन्न होती है कि इनमें जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है बहुत ही शाखित होती है, उसमें अधिक ब्रांच होती हैं, जिसे जीवाणु आसानी से निम्नीकृत नहीं कर पाते हैं। ये निम्नीकरण धीमा होने के कारण इकट्ठे हो जाते हैं और जो नदी या तालाब में गंदा पानी पहुंचता है उससे मल जल प्रबंधन में दिक्कत होती है। नदियों में तालाबों में जो सड़क के किनारे होते हैं उनमें झाग उत्पन्न करते हैं, पानी में प्रदूषण फैलाते हैं।
वर्तमान में हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में जो ब्रांच होती हैं उनको नियंत्रित किया जाना का प्रयास किया जाता है, और जिसमें जितनी कम ब्रांचेज होती हैं वो उतनी आसानी से जैव निम्नीकृत हो जाता है और उसमें उतना ही कम प्रदूषण फैलता है।